First of all, I'll briefly introduce myself. My name is Umar Farooq, and I am a teacher and a trainer as well. तो हम लोग जो सब्जेक्ट करने जा रहे हैं आज वो है जनरल साइंस एज यू पीपल नो दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट एज फार एज अवर वन पेपर क्वेश्चंस आर कंसर्न्ड। एक अच्छा खासा जो चंक है जनरल साइंस एंड एबिलिटी में से आता है और आपको ये भी अंदाज़ा होगा कि एक एक क्वेश्चन जो है वो मैटर करता है। आपका एक नंबर से 0.25 मार्क्स से आप मेरिट में इन भी हो जाते हैं, मेरिट से बाहर भी हो जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जनरल साइंस में जो आज हम डोमेन जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वो इन्वायरमेंटल साइंस है और एज वी कैन सी दैट कि हमारा जो इन्वायरमेंटल साइंस का इशू है वो एक सीरियस इशू है। सो दैट्स वाई इसको इसमें से आने के चांसेस हैं क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा। तो लेट्स क्विकली मूव टू द कंटेंट। सबसे पहली बात जो इसमें है वो है ये एक फ्रेंच वर्ड इन्वायरोनिया से निकला है इन्वायरमेंट, जिसका मतलब है टू सराउंड। तो इट इज अ सम टोटल ऑफ ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग एलिमेंट्स। ये सारे लिविंग और नॉन लिविंग एलिमेंट जो भी हैं जो ह्यूमन लाइफ पे जो इम्पैक्ट होता है जिसका वो इन्वायरमेंट में शामिल हैं। इसके दो बड़े कंपोनेंट्स हैं, बायोलॉजिकल कंपोनेंट है एक फिजिकल कंपोनेंट है। इसको हम ब्रीफली देख लेते हैं। अभी बायोलॉजिकल कंपोनेंट में जो कंपोनेंट है इसमें सारी जो लिविंग थिंग्स हैं ये इंक्लूडेड हैं और इसको लिविंग होने की वजह से इसको बायोटिक कंपोनेंट भी कहा जाता है इकोसिस्टम का। इसमें सारे जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, ये इंटरेक्ट करते हैं एबायोटिक कंपोनेंट के साथ और फिर ये वेरियस जो है वो इकोसिस्टम बनाते हैं। इसमें इस ग्रुप में जो है वो फर्दर आगे फिर हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं। कुछ प्रोड्यूसर होंगे, कुछ कंज्यूमर होंगे और कुछ डीकम्पोजर्स होंगे। प्रोड्यूसर से मुराद जो फूड को बनाते हैं, कंज्यूमर से मुराद जो कंज्यूम करते हैं और डीकम्पोजर जो डीकम्पोज करते हैं। फॉर इंस्टेंस इसमें ऑटोट्रॉफ्स भी हैं जो फूड चेन में सबसे नीचे होते हैं। ये जो मैंने कुछ वर्ड जो बोल्ड किए हुए हैं वो इम्पोर्टेंट हैं और उनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो हैं जो मैंने हाईलाइट भी किए हुए हैं। सो कीप इन योर माइंड, जहाँ कहीं भी हाईलाइटेड वर्ड होगा उसको आपने खास तौर पे देखना है। एमसीक्यूज वाइज जो है वो इम्पोर्टेंट वो कंटेंट है। तो यहाँ पर ऑटोट्रॉफ की अगर हम बात करें तो ये प्रोड्यूसर हैं क्योंकि ये अपनी फूड जो है ये खुद बनाते हैं, रॉ मटेरियल से एनर्जी भी खुद लेते हैं। इसकी एग्जांपल है प्लांट्स, एल्गी और बैक्टीरिया की भी कुछ टाइप्स हैं। हीटरोट्रॉफ जो है ये अपनी फूड खुद नहीं बना सकते, दैट्स वाई इनको हम कंज्यूमर कहते हैं। और ये जो है ये ऑटोट्रॉफ के ऊपर इनका गुजारा होता है। इसमें सारे एनिमल जितने भी हैं सारे वो आ जाएंगे, जिसमें इंसान भी हैं, बर्ड्स, फिश, डॉग, गोट, हॉर्स, ईच एंड एवरीथिंग इन एनिमल किंगडम। उसके बाद हम आगे चलेंगे फिजिकल कंपोनेंट पे। हमने पहले बायोटिक कंपोनेंट देखा, अभी हम देख रहे हैं फिजिकल कंपोनेंट एनवायरनमेंट का। इस जो फिजिकल कंपोनेंट है ये है नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, नॉन लिविंग पार्ट। ठीक है, दैट्स वाई इसको हम ए बायोटिक भी कहेंगे। बायोटिक था जो लिविंग पार्ट था और ए बायोटिक है जो नॉन लिविंग पार्ट है। क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि ए बायोटिक से क्या मुराद है, या ए बायोटिक या वो एग्जाम्पल दे सकता है या वो इस तरह की कुछ चीजें दे सकता है वहां पे कि दिस इज द डैश पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट, तो वहां पर ए बायोटिक आएगा। फिजिकल कंपोनेंट्स जो है इसको आगे हम फर्दर तीन चीजों में हम जो है वो डिवाइड कर सकते हैं, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर। एनवायरनमेंट के दो कंपोनेंट हमने देखे, एक हमने देखा बायोटिक, एक हमने देखा बायोस्फेयर जो हमारा लिविंग कंपोनेंट है। ठीक है, अभी हम देख के आए हैं ये ऊपर बायोलॉजिकल कंपोनेंट। ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट या बायोलॉजिकल कंपोनेंट। और दूसरा हमारे पास आ रहा है फिजिकल कंपोनेंट, और फिजिकल के आगे फिर आ रहे हैं तीन, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर। ठीक है, तो अगर जो लाइफ जो है वो एटमॉस्फेयर में, हाइड्रोस्फेयर में, लिथोस्फेयर में जहां जहां एग्जिस्ट कर सकती है उसको हम फिर कलेक्टिवली हम कहेंगे बायोस्फेयर। राइट, तो सबसे पहले हम देखते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक है, फिजिकल कंपोनेंट का जो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है ये है एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर क्या है? इट इज वन ऑफ द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ इंटरडिपेंडेंट फिजिकल सिस्टम इन द एटमॉस्फेयर। और इसमें होता क्या है, बेसिकली इसमें लेयर्स हैं गैसेस की जो सराउंड करती हैं प्लैनेट को या किसी और सेलेस्टियल बॉडी को।
अर्थ के बारे में जब हम बात करेंगे फिर तो हम अर्थ ही कहेंगे, लेकिन एटमॉस्फेयर किसी और प्लेनेट की अगर हम बात करें तो फिर हम वहाँ उनका भी एटमॉस्फेयर होता है। उनके भी कुछ गैसेज़ होती हैं एटमॉस्फेयर में। तो हम अगर अपनी बात करें, एटमॉस्फेयर से मुराद हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जो अर्थ के साथ जो लिंक्ड है। अब अगर हम अर्थ के एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो इसमें 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और 1% जो है वो अदर गैसेज़ हैं। दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। बहुत दफ़ा क्वेश्चन आया है ये, बहुत दफ़ा आया है और इसके दोबारा भी चांसेस हैं। वो पूछ सकता है कि नाइट्रोजन कितने परसेंट है, ऑक्सीजन कितने परसेंट है, या वो पूछ सकता है कि इन दोनों का कंबाइन जो है वो परसेंटेज कितना है, ठीक है? तो ऑलमोस्ट 99% तो सिर्फ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही है एनवायरनमेंट में। तो बकाया जो 1% में बाकी सारी गैसेज़ आ जाती हैं। तो ये सारी जो हैं जितनी भी गैसेज़ एनवायरनमेंट की ये एटमॉस्फेरिक लेयर्स में हैं। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर, ये लेयर्स हम आगे जाके अभी हम क्विकली देखेंगे इसको हम। तो एटमॉस्फेयर की ये सारी जो गैसेज़ हैं ये लेयर्स में हैं। इनमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है जो अर्थ तक नहीं पहुँचता, वो इन्हीं रेज़ में से ही वो क्लियर हो जाता है। वो ब्लॉक कर देता है यूवी रेडिएशन को। तो हम इसको आगे हम लेयर्स को हम देखते हैं। अर्थ की जो एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं। सबसे पहली जो लेयर ये नीचे आप देख रहे हैं पहाड़ और ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ये वो लेयर है जिसमें हम रहते हैं। 0 किलोमीटर से जो 12 किलोमीटर तक का जो रीजन है, जहाँ पर बादल होते हैं और जहाँ पर ये जेट जो हैं फ्लाई करते हैं, ये जो रीजन है इसको हम क्या कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। ये सबसे ज़्यादा डेंसिटी एयर की इसी में होती है, जहाँ पर हम ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। इसके फ़ौरन ऊपर जो 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक का जो रीजन है, ये स्ट्रेटोस्फेयर है। वेदर बैलून्स जो हैं वो इसमें होते हैं और उसके बाद फिर आ जाता है 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक का मीज़ोस्फेयर, ठीक है? जो आसमान पे हमें वो तारे टूटते से नज़र आते हैं, वो शहाब साक़िब जो हम कहते हैं जिसे, वो बेसिकली वो इसी लेयर में होते हैं। उसके बाद आ जाता है थर्मोस्फेयर, आर्कटिक रीजन, नॉर्थ और साउथ पोल पे जो लाइट्स नज़र आती हैं, बड़ी ज़बरदस्त सी खूबसूरत सी लाइटों की जो एक चमक नज़र आती है, वो इस रीजन में वो होता है वो, ठीक है? थर्मोस्फेयर जो है इसको भी हम डिटेल से आगे देखते हैं। उसके बाद थर्मोस्फेयर के बाद 700 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर तक जो रीजन है, ये क्या कहलाता है? एक्सोस्फेयर कहलाता है, राइट? 5 मेन लेयर्स हैं, कीप रिमेंबर 5 मेन लेयर्स हैं ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर, ठीक है? और उसके बाद ये हम देखते हैं कि इसका एयर प्रेशर जो है डिक्रीज़ेज़ विद अल्टीट्यूड। जैसे-जैसे ऊपर जाएँगे एयर का प्रेशर कम होता जाएगा। यही वजह है कि पहाड़ों पर जो लोग जाते हैं, ऊँचाई पर जाते हैं या जो मुख्तलिफ चोटियाँ सर करने जाते हैं, वो साथ ऑक्सीजन सिलेंडर रखते हैं साथ। क्यों? वहाँ पर एयर प्रेशर बहुत कम होता है और साँस नहीं आता वहाँ पर सही। तो ख़ास तौर पे जिन लोगों का साँस का इश्यू होता है, वो लोग पहाड़ी इलाके में उनके लिए थोड़ी दिक्कत होती है। यही वजह है जो एयर प्रेशर है, यही वजह है उनको इस जो इश्यू आता है फेस करने की। At sea level, air pressure is about 14 pounds per square inch, 1 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर और एटमॉस्फेयर जो है रिलेटिवली डेंस होता है और यही 10,000 फीट पे अगर हम चले जाएँ तो 10 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच रह जाता है, यानी कि 700 ग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर। उसके बाद हम आगे देखते हैं ट्रोपोस्फेयर क्या थी, जो हमारी सबसे पहली जो लेयर है, ये लोएस्ट एंड डेंसेस्ट लेयर है और इसके बाद हम देखते हैं कि ये 75% ऑफ ऑल द एयर इन द एटमॉस्फेयर इज फाउंड इन दिस लेयर। जो सबसे नीचे जो जिसमें हम रह रहे हैं, ये कौन सी लेयर है? ट्रोपोस्फेयर है सबसे पहली लेयर और 75% एयर इसी में है। ये अर्थ सरफेस से जाती है 14 तकरीबन 14 किलोमीटर तक, ठीक है? और उसके बाद मोस्ट हेलीकॉप्टर एंड लाइट एयरप्लेन्स फ्लाई इन द ट्रोपोस्फेयर। ज़्यादातर जो जहाज़ जो हैं वो इसी में उड़ते हैं। फिर हमने स्ट्रेटोस्फेयर देखा, ये सेकंड लेयर है 50 किलोमीटर तक। ज़्यादातर जो ओज़ोन है वो इसी स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। दैट इज़ इम्पोर्टेंट, दैट्स व्हाई इसको मैंने हाइलाइट किया हुआ है, इसको हाइलाइट कर देते हैं बल्कि अभी बोल्ड किया हुआ है मैंने। ओज़ोन क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है यूवी रेज़ से, जो सन से अल्ट्रावायलेट रेज़ आती हैं, उनको ब्लॉक करती है। हाँ, उसके बाद हम देखते हैं कि कमर्शियल प्लेन्स जो हैं, उनकी कोशिश होती है कि लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में जाएँ।
क्योंकि वहाँ पर जो वेदर सिस्टम्स हैं उसको अवॉइड कर लेते हैं, यानी बादलों से ऊपर चला जाते हैं वो। तो कमर्शियल जो एयरप्लेन है, जो आम छोटे-मोटे जेट होते हैं, वो तो ट्रोपोस्फेयर में ही रहते हैं। लेकिन जो बड़े जहाज़ होते हैं, उनकी कोशिश होती है कि वो स्ट्रेटोस्फेयर में चले जाएँ, ठीक है? उसके बाद मीज़ोस्फीयर आ जाती है, थर्ड स्फीयर है, हम देख चुके हैं 80 किलोमीटर तक तकरीबन हाई होती है। ये द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, क्वेश्चन आ सकता है व्हिच इज़ द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर? तो मीज़ोस्फीयर जो है ये कोल्डेस्ट पार्ट है, ठीक है? और हम देख चुके हैं कि मेटेओर्स भी जो हैं वो इसी लेयर में जलते हैं। उसके बाद आ जाती है थर्मोस्फेयर, ये फोर्थ लेयर है और तकरीबन 600-700 किलोमीटर तक जाती है ये। इसको थर्मो जो है ये इसलिए कहा जाता है कि इसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, 500 डिग्री से 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है इसका। और मतलब होता ये है कि इसमें ये जाने के बावजूद भी इतना फ़ील नहीं होता क्योंकि डेंसिटी बहुत कम है यहाँ पर। बहुत दूर-दूर होते हैं मॉलिक्यूल्स जो एयर एयर के जो होते हैं पार्टिकल्स, ठीक है? उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि इसमें होता क्या है यहाँ पर स्पेस शटल जो है वो यहाँ पर उड़ती है और इसमें जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो इसी लेयर में है। आगे जी हम देखते हैं एक्सोस्फीयर है हमारे पास। एक्सोस्फीयर इज द हाईएस्ट लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर और ये 10,000 किलोमीटर तक जाती है। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम इसके पार्टिकल होते हैं। आयोनोस्फीयर जो है ये बड़ी एक्टिव लेयर है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये स्पैन करता है मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। इन तीनों को मिला के अगर हम बात करें तो ये आयोनोस्फीयर है, ठीक है? ये कोई ख़ास तौर पे कोई लेयर नहीं है, लेकिन बहरहाल ये होता ये है कि जो सन से आते हैं ना, जो चार्ज जो सोलर क्या कहते हैं, डस्ट होती है, तो उसकी वजह से जो लाइट्स बनती हैं वो इस लेयर में बनती हैं, सोलर विंड सॉरी। तो इसमें फिर अरोरा बोरेलिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस जो है ये बनते हैं। जो लाइट्स नज़र आती है ना आसमान में, वॉलपेपर वगैरह पे आपने देखे होंगे उसके, तो ये इसको हम ये 2 नाम देते हैं। अगर नॉर्थ पोल में हो तो गालिबन अरोरा बोरेलिस और अगर साउथ पोल पे हो तो अरोरा ऑस्ट्रेलिस। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द प्लैनेट। तो इसके लिए हम देखते हैं पहले कि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है क्या हमारी अर्थ पे। तो मोर देन 97.5% जो है वाटर वो तो सी वाटर है, साल्ट वाटर है, ठीक है? और फ्रेश वाटर पीछे बच जाता है सिर्फ 2.5%। उस 2.5% का जो 70% है वो आइस में है और उसमें से फिर 30%, ये 2.5 का 70% आइस है और इसी 2.5 का 30% जो है ग्राउंड वाटर है। ग्राउंड वाटर में फिर जो 30% है इसमें आगे फर्दर देखें तो जो सरफेस वाटर है वो 0.4% है, जिसमें रिवर्स, लेक्स, एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर्स वगैरह होते हैं, ह्यूमिडिटी होती है, सॉइल मॉइस्चर है, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इसको अगेन थोड़ा देख लेते हैं, इसको हम ऑल वाटर ऑन अर्थ। ये सारा 97% सेलाइन है, फ्रेश वाटर सिर्फ 3% है। इस 3% का आगे हम देखते हैं कि ये तकरीबन 70% आइस कैप्स और ग्लेशियर्स में है। ग्राउंड वाटर 30 है, उसमें फिर 0.1%, ये डायग्राम आप बाद में देख लीजिएगा आप। उसके बाद हाइड्रोस्फीयर में जितना भी सरफेस पे वाटर है हमारे पास वो सारा हाइड्रोस्फीयर में आएगा, ठीक है? ये लिक्विड, वेपर या आइस किसी भी सूरत में हो सकता है, ठीक है? तो इसमें अर्थ के वो ऊपर है या नीचे है या वाटर वेपर्स की सूरत में है, ये जैसा भी है ये सारा इसी में आएगा। तो ये जो फ्रोज़न पार्ट है, जो जमा हुआ है ग्लेशियर, आइस कैप और आइसबर्ग्स में, इसका एक अपना नाम है जिसको हम कहते हैं क्रायोस्फीयर। क्वेश्चन पूछ सकता है वो कि क्रायोस्फीयर से क्या मुराद है? तो द फ्रोज़न पार्ट ऑफ द हाइड्रोस्फीयर हैज़ इट्स ओन नेम कॉल्ड क्रायोस्फीयर, ठीक है? उसके बाद हम देखते हैं कि वाटर जो है वो मूव करता है साइकिल में और वाटर साइकिल जो है इसमें आपने पहले पढ़ा होगा। इसमें क्विकली हम देख लेते हैं कि ये है क्या वाटर साइकिल। इसको हम हाइड्रोलॉजिक साइकिल भी कहते हैं, ठीक है? कंटिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ वाटर है जी ये। इसमें इवेपोरेशन होती है, ट्रांसपायरेशन होती है, कंडेंसेशन होती है, प्रेसिपिटेशन और रन ऑफ, ये सब चीज़ें इसमें शामिल हैं।
ये ओवरऑल पूरी दुनिया में पानी का कंटेंट तो सेम रहता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन जो है मुख्तलिफ प्रोसेसेस में वो चेंज होती रहती है। तो इससे क्या मुराद है, इसका मतलब है कि कभी समंदर का पानी हो सकता है ज़्यादा हो गया हो, कभी ग्राउंड वाटर का कम हो रहा है, कहीं पे जो दरियाओं का पानी बढ़ रहा है, कहीं पे आइसबर्ग का कम हो रहा है, ग्लेशियर्स का कम हो रहा है। तो ये इस तरह से एवेपोरेशन से क्या मुराद है, इज अ ट्रांसफर ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर तक जो जाता है इसको हम एवेपोरेशन कहते हैं। और उसके बाद हमने देखते हैं हम कि अगर यही एवेपोरेशन जो है स्नो और आइस से हो तो इसको हम कहते हैं सब्लाइमेशन। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, नोट कर लें ये सब्लाइमेशन क्या होती है, क्वेश्चन आ सकता है। स्नो और आइस से अगर एवेपोरेट होता है पानी जिसको हम कहते हैं सब्लाइमेशन, ठीक है, या सब्लिमेशन। उसके बाद ट्रांसपायरेशन है, जो पौधों के जो छोटे छोटे स्टोमेटा होते हैं, पोर्स होते हैं, उनसे जो पानी जो एवेपोरेट करता है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशन। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि जो टोटल एवेपोरेशन है, ये सबको इकट्ठा अगर हम देखें तो ये टोटल एवेपोरेशन बन जाती है। वाटर वेपर जो है ये प्राइमरी सोर्स है, प्राइमरी फॉर्म ऑफ एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर है, ठीक है। और अगर हम देखें कि ये लेयर्स में अगर हम बात करें तो जितना भी पानी है वाटर वेपर्स का, ये सारे का सारा ट्रोपोस्फेयर में है, इससे ऊपर वाटर वेपर्स हमें नहीं मिलते। हाँ, आगे एक टर्मिनोलॉजी है जो वन पेपर के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि जो ट्रांजिशन प्रोसेस है वेपर स्टेट से लिक्विड स्टेट में, इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। जो बुखारात का जो पानी होता है उसको जब वो बारिश की सूरत में बरसता है या स्नोफॉल की सूरत में, बर्फ की सूरत में, तो इसको हम क्या कहेंगे, कंडेंसेशन, ठीक है, वाटर वेपर से लिक्विड स्टेट में जाना। उसके बाद है जी प्रेसिपिटेशन से मुराद है पानी का जो गिरना जमीन पर, ठीक है। ये 4 मेन वेज हैं इसके, ठीक है। एक तो जो वेपोरेशन से वापस जो पानी आता है हमारे पास नीचे जमीन पे आता है, वो 4 मुख्तलिफ वे से दोबारा सर्कुलेट हो जाता है। कैसे? या तो वो वेपोरेट कर जाता है ऐसे ही, ठीक है, या फिर वो वेजिटेशन जो हम करते हैं, थोड़ा सा ये शायद मैंने इसका वो इंक्रीज किया है थोड़ा साइज, इसलिए वो थोड़ा चेंज हो गया है। एनीवे, या तो वो डायरेक्टली इवेपोरेट कर जाएगा, ठीक है, और या फिर हम उसको जब हम उस वेजिटेशन कर लेते हैं कहीं पौधों वगैरह में जो ऑब्जॉर्ब हो जाता है, फिर वो पत्तों की सूरत में फिर वहां से निकल जाता है, या फिर जो वो सॉइल में गिरता है और नीचे जमीन में सरफेस में ग्राउंड वाटर में चला जाता है, ठीक है। और इसी तरह जो बकाया जो है वो सरफेस रन ऑफ में चला जाएगा, जो डायरेक्टली नदी नालों में जो पानी गिरा है वो वहां से वेपोरेट हो जाएगा। ये 4 मुख्तलिफ जो बड़े वेज हैं, प्रेसिपिटेशन जो है उसका पानी जो है दोबारा वेपोरेट कर जाता है, ठीक है। वाटर साइकिल को एक दफा हम ब्रीफली डायग्राम में देख लेते हैं। ये देखें यहाँ पर जो बर्फीले इलाके हैं वहां पर जो वेपोरेट हो रहा है उसको सब्लाइमेशन है। वेपो ट्रांसपायरेशन भी हम देखते हैं, वेपोरेशन भी है जो डायरेक्टली पानी से हीट अप होके हो रही है, ड्यू है, सरफेस रन ऑफ है, ठीक है, वेपोरेशन हो रही है, कहीं पे स्ट्रीम फ्लोज हैं, कहीं पे सीपेज है, स्प्रिंग है, चश्मे हैं, फ्रेश वाटर है। इन सब का जो है पानी जो है वेपोरेशन कंटिन्यूसली हो रही है, ठीक है। ये जमीन के अंदर इनफिल्ट्रेशन होती है, ग्राउंड वाटर फ्लो हो रहा है, ये सब चीजें इसमें शामिल हैं। आगे है जी बायोस्फीयर हमारे पास। बायोस्फीयर से क्या मुराद है, ऐसा स्फीयर जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती हो, ठीक है। और इसमें सभी चीजें आ जाती हैं। लिथोस्फीयर भी आ जाता है जमीन के ऊपर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर जो जमीन है, ठीक है, सॉलिड सरफेस जो अर्थ की, वो लिथोस्फीयर कहलाती है। एटमॉस्फेयर जो जमीन से ऊपर का जो एरिया है, ठीक है, और जमीन से नीचे जो हाइड्रोस्फीयर है, जो सॉरी जो अर्थ का जो वाटर है, चाहे वो सरफेस पे है, ग्राउंड पे है, या गैसियस फॉर्म में है, ठीक है। तो इन सब चीजों पर एग्जिस्ट करती है लाइफ, तो इनको कलेक्टिवली हम कहते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर
ओवरलैप्स ऑल दीज स्फीयर्स, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, अब बायोस्फीयर से क्या मुराद है? जमीन का वो वाला एरिया जहां पर जिंदगी सरवाइव कर सकती है। एक तरफ हम देखते हैं जमीन के नीचे बहुत सारी जो है वो मखलूक रहती है, लाइक फिश जो है हमारे पास समंदरों में बहुत नीचे तक, और फिश के अलावा सैकड़ों हजारों मखलूकात हैं जो पानी की हैं, वो पानी के अंदर रहती हैं। एंड इसी तरह ज़मीन के ऊपर रहने वाली कुछ हयात है वो है। इसी तरह ज़मीन के ऊंचाई पे हवा के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर जो हमारे पास परिंदे मिलते हैं हमें, या बैक्टीरियाज मिलते हैं, या काफ़ी ऊपर तक जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हमें नज़र आते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं जहाँ जहाँ लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है ज़मीन के नीचे, बहुत नीचे से लेके बहुत ऊपर तक, तो टोटल कितना ही बन जाता है बायोस्फीयर? ये तकरीबन 20 किलोमीटर का रीजन है। ज़मीन का नीचे वाला और ऊपर वाला हिस्सा मिला के अगर हम देखें तो तकरीबन 20 किलोमीटर ये बन जाते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करें कि ज़्यादातर जो डेंसिटी है जो लाइफ की वो कहाँ पे है, वो 500 मीटर है। जो तकरीबन सारी जो असल में जो लोग रहते हैं ना, जो ज़्यादा एनिमल्स हैं या जितना भी जानदार चीज़ें हैं, वो असल में 500 मीटर ही है, आधा किलोमीटर ही है रेंज। लेकिन मैक्सिमम अगर हम बात करें तो 20 किलोमीटर है। इसमें जो है वो 10 किलोमीटर अबव सी लेवल और मोर देन 8 किलोमीटर डीप। आगे हम बात करेंगे वर्ल्ड बायोम्स की। बायोम किसे कहते हैं? अ बायोम इज अ लार्ज एरिया कैरेक्टराइज्ड बाय वेजिटेशन, सॉइल, क्लाइमेट, वाइल्ड लाइफ। बायोम जो है एक लार्ज एरिया है जहाँ पर एक जैसा जो एक माहौल होता है पूरा, सॉइल, क्लाइमेट और वाइल्ड लाइफ का। और 5 मेजर टाइप्स हैं बायोम की, ये याद रखना आपने, 5 मेजर टाइप्स बायोम्स की। इक्वेटिक है जी, इक्वेटिक ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, डेजर्ट और टंड्रा। एक्वेटिक से मुराद पानी वाला जो फ्रेश वाटर और मरीन बायोम्स हैं, इसमें आगे फर्दर यानी कि जो पानी के अंदर जो मखलूक़ात रहती हैं वो पानी से रिलेटेड जो हयात है उसको हम एक्वेटिक कहेंगे। ग्रास लैंड जहाँ पर ग्रास बेस्ड जो एक पूरा एनवायरनमेंट है उसको हम ग्रास लैंड कहेंगे। फॉरेस्ट, इससे जो जंगली जो हयात है उसमें जंगल वगैरह और उसका सारा एक कलेक्टिवली अगर हम बात करें तो वो फॉरेस्ट है। डेजर्ट है फिर, और टंड्रा है। यहाँ पे टंड्रा को हम देख लेते हैं, बाकी चीज़ों का तो आपको थोड़ा आइडिया होगा। ग्रासलैंड जो है ओपन रीजन्स हैं जहाँ पर ग्रास वगैरह होती है, वार्म और ड्राई क्लाइमेट होता है। ठीक है, सवानाज हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जिसे सवानाज भी कहा जाता है अफ्रीकन रीजन में। ये मैं इसलिए इसको डीपली नहीं देख रहा, इसको मैं आपको आप पे इसलिए छोड़ रहा हूँ मैं इसको। इसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं वो आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बताता जाऊँगा साथ साथ, लेकिन कुछ चीज़ें जो आपकी वो अपनी सेल्फ रीडिंग के लिए साथ मैंने ऐड कर दी हैं ताकि लेटर ऑन आप उसको आप अपना जो नॉलेज जो है वो गेन करना चाहें तो आप उसमें डेफिनेटली यू कैन हैव लुक ओवर दीज फैक्ट्स एंड फिगर्स। यहाँ पर एक चीज़ है, डेजर्ट जो है ये आप जियोग्राफी में इंशाल्लाह होपफुली आप पढ़ेंगे कि टोटल कितना रीजन है जो डेजर्ट कंप्राइज करता है। तकरीबन 20% अर्थ सरफेस जो है वो डेजर्ट की है। तो एक डेजर्ट बायोम भी आ गया इसमें। हाँ जी, टंड्रा, ये बड़ा एक्सट्रीमली इसका इनहॉस्पिटेबल कंडीशन होती है। यहाँ पर बड़े कम यहाँ पर टेम्परेचर होता है, यहाँ पे -34 से 12 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर टेम्परेचर होता है। इसमें 2 टाइप के जो हैं वो टंड्रा हैं, आर्कटिक और अल्पाइन। तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें 2-3 चीज़ें जो इम्पोर्टेंट याद रखने वाली हैं वो ये एक तो एक टंड्रा में बायोडाइवर्सिटी होती नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फ्रोजन लेयर होती है, बर्फ जमी हुई है यहाँ पे, जिसे हम परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। ठीक है, सॉइल के अंदर जो है वो कंटिन्यूसली एक सॉरी चला गया था, सॉइल के नीचे अ फ्रोजन लेयर अंडर द सॉइल सरफेस जिसे हम परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। ठीक है, बाकी आर्कटिक टंड्रा जो है ये नॉर्थ पोल पे है और अल्पाइन टंड्रा जो है ये माउंटेन्स के ऊपर है। यानी नॉर्थ पोल पे अगर हम बात करें तो आर्कटिक है, और जो आम पहाड़ों पे ऊंची जगहों पर जो रीजन है वो कौन से हैं? अल्पाइन टंड्रा। उसके बाद आ जाता है हमारे पास एनवायरमेंटल पोल्यूशन, और इससे क्या मुराद है? पोल्यूशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल मटेरियल इनटू द एनवायरनमेंट।
और ये क्या कहलाते हैं, पोल्यूटेंट्स कहलाते हैं। ये अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। इसमें हम क्विकली हम देखते हैं जो मेजर टाइप्स हैं, वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, लैंड पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन है। इसमें जो पॉसिबल एमसीक्यू आ सकते हैं, ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी पूछ सकता है वो आपको कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या है, पीएच लेवल जो है वो क्या होना चाहिए पीने के काबिल जो पानी होता है। 6.5 से नीचे अगर होगा तो एसिडिक हो जाएगा पानी, और 8.5 से ऊपर होगा तो बेसिक हो जाएगा। पीएच लेवल 6.5 से 8.5 तक होना चाहिए। टीडीएस है, टोटल डिसॉल्वेबल सॉल्वेंट्स, इसमें ये लेस देन 1000 पार्टिकल होने चाहिए। और मरकरी का जो मेजरमेंट है वो 0.0001 से कम होनी चाहिए। इसके अलावा और भी हैं, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3 जो इंडिकेटर्स हैं वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन क्या है? एयर पोल्यूशन में मुख्तलिफ किस्म की जो गैसेस या सॉलिड पार्टिकल या फिर लिक्विड एरोसोल जो डिस्टर्ब करें एनवायरनमेंट को, उसको हम क्या कहते हैं? एयर पोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। ये चार्ट आपने जरूर देख लेना है इसको एक दफा। ओजोन है, वैसे तो ये जब हमने देखा अभी ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर में, ओजोन जो है वो अल्ट्रावायलेट रेज को जो है ब्लॉक करती है, लेकिन हमारे एनवायरनमेंट में अगर ये क्रिएट होती है यहाँ पर तो लंग डैमेज वगैरह कर सकती है, और इसके इश्यूज भी हो सकते हैं एक नॉर्मल लेवल से अगर बढ़ जाए तो पार्टिकुलेट मैटर है जो जर्रे होते हैं बारीक बारीक, ये कार्स, ट्रक और बसेस वगैरह फैक्ट्री से यहाँ से निकलते हैं। इनके आगे ये फिर आगे हेल्थ इश्यूज भी साथ दिए हुए हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, लेड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये खासतौर पर जो सर्दियों में हीटर वगैरह जलता हुआ छोड़ के सो जाए, या गाड़ी बंद करके शीशे बंद करके गर्म, और उसमें एग्जॉस्ट को बंद कर दे, जिस तरह लास्ट टाइम मरी में हादसा हुआ था। लोगों ने गाड़ियां ऑन करके सो गए, और लेटर ऑन बर्फ से उनका जो है वो एग्जॉस्ट ढक के गए, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन गई, और ये बड़ी लीथल होती है, फौरन बंदा मर जाता है इससे। तो ये पोल्यूटेंट्स हैं सारे एयर के। इंडोर एयर पोल्यूशन ये भी कुछ दिए हुए हैं, ये भी आप देख लीजिएगा। ये इनके पोल्यूटेंट हैं, सोर्सेज क्या हैं इनके, और इसके इफेक्ट क्या हैं, ठीक है। आगे हम चलते हैं लैंड पोल्यूशन की तरफ। काजेज बड़ी बड़ी क्या हैं? डिफोरेस्टेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, माइनिंग, लैंडफिल एंड वेस्ट, अर्बनाइजेशन, और इसके अलावा उसके बाद वो एनवायरमेंटल साइंस का जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, ठीक है। इसका क्या मुराद है? जितनी भी हमारी वेस्ट होती है सॉलिड, उसको कैसे मैनेज किया जाए, कैसे, इससे मुराद सारा कूड़ा क्रिकेट जितना भी वेस्ट हमारी होती है, डोमेस्टिक हो या कमर्शियल हो, इसमें जो है वो सब चीज़ें आ जाती हैं इसमें, वेस्ट में। तो इसको हमने कैसे कलेक्ट करना है, कैसे ट्रीट करना है, कैसे डिस्पोज करना है, ठीक है। यहाँ पर की कंपोनेंट्स जो हैं वो क्या हैं? वेस्ट जनरेट होती है सबसे पहले, ठीक है। फिर स्टोर कहाँ करना है, फिर उसको कलेक्ट किया जाता है, फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, फिर डिस्पोज किया जाता है। ये की कंपोनेंट्स हैं इसके, ठीक है। हाँ, इसमें जो लास्ट हमारा टॉपिक है, लास्ट जो पॉइंट है इसमें याद करने वाला, वेस्ट हायरार्की है, ठीक है। क्वेश्चन कर सकता है वो, द मोस्ट प्रीफर्ड ऑप्शन इज टू प्रिवेंट वेस्ट। सबसे पहली बात है कि वेस्ट पैदा ही ना हो, सबसे प्रीफर यही होती है। और लीस्ट प्रीफर जो है वो उसको जमीन में दफना देना। ये हायरार्की आप लोगों के सामने मैंने शेयर कर दी है, इमेज फाइल में मौजूद होगा आपके। सबसे पहली चीज़ तो यही है कि अवॉइड करना चाहिए वेस्ट को। वही वेस्ट, कोई ऐसी चीज़ हम ऐसा काम करें ही ना कि वेस्ट पैदा हो, ठीक है। तो रीयूज़ किया जाए चीज़ों को। उसके बाद सेकंड मोस्ट प्रायोरिटी है रिसाइकल है, फिर रिकवर है, फिर डिस्पोजल है। इसको आप डिटेल से देख लीजिएगा। आगे जी हम जल्दी से चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ हमारा जो है इसमें, ठीक है। एनवायरमेंटल साइंस हमने देख लिया, क्लाइमेट चेंज को हम देख लेते हैं अभी हम। क्लाइमेट चेंज से क्या मुराद है, इसमें एक दो चीजें पहले आप देख लें। यूएनएफसीसी का वो पूछ सकता है कि यूएनएफसीसी से क्या मुराद है, ठीक है। तो इसको भी आपने देखना है इसका कि
यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, ये याद रखना है आपने। क्लाइमेट चेंज से क्या मुराद है? चेंज ऑफ क्लाइमेट विच इज एट्रीब्यूटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू ह्यूमन एक्टिविटी दैट ऑल्टर्स द कंपोजिशन ऑफ द ग्लोबल एटमॉस्फेयर इन विच इज एडिशन टू द नेचुरल क्लाइमेट वेरिएबिलिटी ऑब्जर्व्ड ओवर कंपेरेबल टाइम पीरियड्स। यानी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो क्लाइमेट में जो इश्यूज आए हैं उसको हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं, ठीक है। जैसा कि हमें पता है कि हमारा टेम्परेचर ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा है पूरी दुनिया का, तो ये बेसिकली ये क्लाइमेट चेंज की वजह से ही है ये। तो इसकी काजेज क्या हैं? जनरेटिंग पावर, पावर जनरेट करते हैं हम, जो हमने फॉसिल फ्यूल हम यूज़ करते हैं, इसमें कोल, ऑयल और गैस, जो फॉसिल फ्यूल हैं ये बर्न करते हैं हम, तो उससे हम जनरेट करते हैं पावर। ये क्लाइमेट चेंज पर इम्पेक्ट कर रही है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, इसमें मशीनें इस्तेमाल होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की इक्विपमेंट इंडस्ट्री इस्तेमाल होते हैं, ये भी सारा क्लाइमेट चेंज में कर रहा है। कटिंग डाउन फॉरेस्ट, अब यहाँ पर फॉरेस्ट सिर्फ लकड़ी जो है फर्नीचर वगैरह के लिए या जलाने के लिए काम नहीं होती। बहुत से ऐसे मुल्क हैं जैसा कि ब्राज़ील है, उनका एक मेजॉरिटी ऑफ जो लैंड है दैट कंप्राइजेज़ ऑन फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट को वो इसलिए भी काटते हैं कि वहाँ पर उसको काट के तो उसको वहाँ पर काश्तकारी की जाए। तो दैट्स व्हाई उन दरख्तों को काटा जाता है और फिर वहाँ पर काश्तकारी शुरू की जाती है। तो इन दिस वे दिस इज़ आल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू क्लाइमेट चेंज। यूजिंग ट्रांसपोर्टेशन, वी ऑल नो दैट कि हमारी मोटर बाइक से लेकर जहाज़ तक सभी ट्रांसपोर्टेशन पे जो मेजॉरिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो फॉसिल फ्यूल पे चलती है। दैट्स व्हाई ये सारा जो है ये भी क्लाइमेट चेंज पर इम्पैक्ट कर रहा है। इसी तरह प्रोड्यूसिंग फूड है, ठीक है। एक तरफ तो हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं लैंड के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, और दूसरी तरफ जो है वो काउज, शीप्स, उनकी वजह से जो है वो मीथेन वगैरह और दूसरी गैसेस जो हैं वो निकलती हैं। ख़ास तौर पे अगर हम बात करें, इस पे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च है कि जो गायें भैंसें वगैरह जो हैं ये डेली शायद हज़ारों नहीं तो लाखों टन जो है वो गैसेस का अखराज होता है, इनका जो गोबर वगैरह होता है, और इस तरह से उसके लिए जो हम कटिंग करते हैं, उनको पट्ठे डालना और फीड जो भी सारा है, उसमें नेट कॉस्ट जो है उसकी काफ़ी ज़्यादा बन जाती है। उसके बाद पावरिंग बिल्डिंग है, इससे भी जो है वो क्लाइमेट चेंज को जो इम्पैक्ट आ रहा है। ऑब्वियसली जब हम बिल्डिंग्स को लाइट्स लगाएंगे, वहाँ पर चीज़ें इक्विपमेंट चलाएंगे इलेक्ट्रॉनिक, वो सब चीज़ों के लिए एनर्जी चाहिए, तो इवेंचुअली वो सारा लोड पड़ता है सारा फॉसिल फ्यूल पे, ठीक है। और कंज्यूमिंग टू मच, हम लोग बहुत ज़्यादा चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर पे जिन लोगों के पास अफोर्डेबिलिटी है, जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं जिनके पास वसाइल ज़्यादा हैं, वो कंज्यूम बहुत ज़्यादा करते हैं। जितनी ज़्यादा चीज़ों को यूज़ करेंगे उतना नेट रिजल्ट जो है वो क्लाइमेट पर पड़ेगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या मुराद है? आप लोगों ने अक्सर सड़क पर चलते हैं, कभी खेतों में आपने देखा होगा फसलों में शापर लगा के कुछ चीज़ें उगाई जा रही होती हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आउट ऑफ सीजन जब फॉर इंस्टेंस अगर दिसंबर में, नवंबर में अगर कोई ऐसी फसल उगाना चाह रहे हैं जो गर्मियों की है, तो उसके लिए सख्त गर्मी की ज़रूरत होती है प्लांट को। वो एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए वो शापर लगाया जाता है। अब वो शापर लगाने से क्या होता है, हीट जो है, हीट वेव जो वहाँ पर आ रही होती हैं, वो उसके अंदर तो आ जाती हैं, वहाँ से बाहर नहीं निकलती। रिजल्टेंटली उस शापर के अंदर इंतहाई ज़्यादा हीट होती है, वहाँ को बंदा चला जाए तो उसे पसीना आ जाता है लिटरली। तो जिस तरह से शापर की वजह से जो हीट वेव जो है वहाँ अंदर आती हैं, बाहर नहीं निकल सकती, इसी तरह जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, उनकी वजह से हीट ट्रैप होती है हमारे प्लेनेट पे। फॉर इंस्टेंस हमारे, हमें पता है कि हमारे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एनवायरनमेंट में है, इसी तरह और मीथेन भी हैं, और भी नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह, इस तरह से मतलब मुख्तलिफ किस्म की न जो हमारे पास गैसेस हैं, वो क्या करती हैं, सूरज की जो रोशनी आती है और टेम्परेचर जो आता है, जो हीट आती है उससे, उसको अब्जॉर्ब करती हैं एक लिमिटेड हद तक, और वो ज़मीन पे रह जाती है हरारत, और बकाया जो वापस चली जाती है। तो अब जब उसकी जो कंसंट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड की या दूसरी गैसेस की वो ज़्यादा हो जाती है, तो वो फिर ज़रूरत से ज़्यादा हीट जो है वो ट्रैप हो जाती है हमारी जो ज़मीन है उस पे, ठीक है? तो अब ये ऐसा ही है जैसे कि अगर किसी ने एक बारीक सा एक शापर लगाना है किसी सब्ज़ी के लिए, तो उसको
10 शापर लगा दिए जाएँ तो ऑब्वियसली जब वो हीट रिक्वायर्ड अमाउंट से बढ़ जाएगी तो सब्ज़ी तो तबाह हो जाएगी। तो यही सीन यहाँ पर हो रहा है, ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड की जो नेचुरल जो थी वो उससे जब बढ़ी है और इसी तरह बाकी जो गैसेज़ हैं, ग्रीन हाउस गैसेज़ जिन्हें कहा जाता है, जिनकी वज़ह से एक ख़ास कैपेसिटी में जो है वो ग्रीन हाउस गैसेज़ जो है ज़मीन के अंदर हीट जो है वो ख़ास कैपेसिटी में जो रहती है उसमें, जब वो बड़ी हैं तो वो ज़रूरत से ज़्यादा जो हीट जो है वो अब हमारी ज़मीन जो है वो वहाँ पे कंसंट्रेशन हो गई है। तो अगर हम देखें ग्रीन हाउस गैसेज़ में कौन-कौन सी हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड है मोस्ट कॉमन जो ग्रीन हाउस गैस है जो 75% है तमाम ग्रीन हाउस गैसेज़ की इमिशंस की। ये इसका सोर्स क्या है वोल्केनिक इरप्शंस, ह्यूमन एक्सहेल हम लोग जो साँस बाहर निकालते हैं उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है? और इसी तरह फ़ॉसिल फ्यूल जो जलते हैं, जो कोयला, तेल, गैस जो जलाते हैं हम, ये सब जो चीज़ें हैं जिससे भी कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। उसके बाद आ जाता है मीथेन, ये डिकम्पोज़िशन से जब इंसान, जानवर, पौधे वगैरह जब मर जाते हैं, जब डेड हो जाते हैं, तो इसमें जब डिकम्पोज़िशन होती है, तो वहाँ से मीथेन जो है वो ख़ारिज होती है। और इसी तरह कैटल फार्मिंग से, राइस प्रोडक्शन से और रॉटिंग ऑर्गेनिक मैटर इन लैंडफिल इन सब चीज़ों से मीथेन गैस जो है वो निकलती है। अब यहाँ पर एक और बहुत बड़ा इशू है, हालाँकि सबसे ज़्यादा जो है वो है तो कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन अब देखिए व्हाइल मीथेन मेक्स ऑन 17% ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज़ अगर से सिर्फ 17% है ये, बट इट्स मच मोर हार्मफुल देन CO2 क्योंकि इसका जो GWP है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इट इज़ 28 टाइम्स हायर। इससे क्या मुराद है कि 1 किलो अगर फॉर इंस्टेंस 1 लीटर जो है वो अगर कार्बन डाइऑक्साइड है उससे जितनी गर्मी पैदा होती है, अगर 1 लीटर जो है वो मीथेन गैस अगर होगी, अगर एक जो भी एक क्यूबिक फीट कह लें आप 1 क्यूबिक मीटर कह लें, 1 क्यूबिक मीटर से जितनी कार्बन डाइऑक्साइड से जो हीट पैदा होगी, उससे 28 गुना ज़्यादा ये मीथेन से पैदा होती है। उसका इफ़ेक्ट उतना ज़्यादा है। तो लिहाज़ा ये 17% होने के बावजूद भी इसका नेट इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा बन रहा है, ठीक है? और उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड है, ये सिर्फ 6% बनता है ग्रीन हाउस गैसेज़ का, लेकिन ये 265 टाइम्स है CO2 से इसका जो इम्पैक्ट है जो वो 265 टाइम्स ज़्यादा है। फिर उसके बाद हमारे पास फ्लोरिनेटेड गैसेज़ आ जाती हैं, जो नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, NF3, हाइड्रोजन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हैं, सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, ठीक है? इसमें ये एक और इशू आ जाता है कि ये इन सबसे ज़्यादा खतरनाक है ये, ठीक है? लेट मी सी जस्ट अ मिनट। यस, इंडस्ट्रियल गैसेज़ आर थाउज़ेंड्स ऑफ टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन CO2 और ये हज़ारों साल तक ये इनकी जो कंसंट्रेशन जो है बाकी रहती है। सो दैट्स व्हाई ये सारी बड़ी खतरनाक हैं। उसके बाद वाटर वेपर और ओज़ोन भी हैं, ये भी कंट्रीब्यूट करते हैं बट ये इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है। ग्रीन हाउस गैसेज़ में हमने देखा कि ये ट्रैप करती हैं हीट को और हमारे प्लैनेट को जो है वो हीट अप कर रही हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल से क्या मुराद है? ये एक इजलास हुआ था 1997 में यूनाइटेड नेशन के तहत जिसमें डिसाइड किया गया, इस चीज़ को देखा गया कि पूरी दुनिया में हीट बढ़ रही है, इसके बारे में कुछ किया जाए। इस एग्रीमेंट के तहत जो है डेवलप्ड कंट्रीज़ के ऊपर लिमिटेशन लगाई गई कि अपना वो फॉसिल फ्यूल का यानी जो नेचुरल गैस है, पेट्रोल, डीज़ल वगैरह या फॉसिल फ्यूल कोई भी फॉसिल ऑयल है या कोल है, उसको लिमिट जो है उसकी कम करें, उसको कम से कम उसका इस्तेमाल करें। ये इस एग्रीमेंट के तहत जो है ये कहा गया था, ठीक है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCC पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो क्योटो जो है ये जापान का शहर है, वहाँ पर ये इजलास हुआ था, 192 पार्टीज़ ने साइन किया था। ये 2005 से इनटू फोर्स है, ये बाकायदा इस पे काम मतलब ये इस पे बाकायदा तौसीक हो गई थी इसकी 2005 में। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है? एक तो ये कि अडॉप्ट किया गया था 97 में, 2005 में एंटर्ड इनटू फोर्स और उसके बाद ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज और फिर ये डेवलप्ड कंट्रीज को बाउंड करता है, ठीक है? उसके बाद हमारे पास आ जाता है ओजोन डिप्लीशन है। ओजोन हमने देखा कि अर्थ की जो लेयर है वहाँ पर एटमॉस्फेयर में वहाँ पर ओजोन की जो लेयर है वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को रोकती है, जो खतरनाक होती हैं और ज़मीन तक नहीं आने देती। तो हमने ज़मीन पर ऐसे-ऐसे काम शुरू किए हुए हैं कि जो उससे उसको भी बड़ा एक इम्पैक्ट गया है।
क्लोरीन और ब्रोमीन जिसमें होती है ना उससे। तो पोलर रीजन में वो बड़ा एक सुराख बन गया वहां पर जब ओजोन खत्म होगी वहां से, तो हुआ ये कि वहां से फिर नीचे यूवी रेडिएशन आना शुरू हो गए और मुख्तलिफ किस्म की स्किन जो है वो इश्यूज बनना शुरू हो गए जिसमें कैंसर भी शामिल है। तो उसको रोकने के लिए ओजोन के रिलेटेड एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी रेटिफाई किया गया 1987 में। इसे सबसे जो कामयाब जो अग्रीमेंट है इसको कहा जाता है यूनाइटेड नेशन का, क्योंकि इसके तहत लोगों ने इन गैसेस का पाबंदी लगाई और बंद कर दिया जिससे ओजोन में सुराख हो रहा था। और रिजल्टेंटली वो जो ओजोन है आर्कटिक पे, जिसका जो अंटार्कटिका पे और आर्कटिक रीजन में जो बहुत इशू था वहां पे, वो अब अल्हम्दुलिल्लाह वो रिकवर हो रहा है और काफ़ी हद तक सूरत हाल बेहतर हो गई। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में चीज़ें जो याद रखने वाली हैं, 1987 में ये साइन किया गया था, इफेक्टिव हुआ था 1989 में। ठीक है, ये दो चीज़ें जो हैं इंपॉर्टेंट हैं, ये आपने याद रखनी है। उसके बाद बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओजोन का जो होल है अंटार्कटिका पे है, ये याद रखना आपने। ठीक है, पोलर रीजन में, और अब अंदाजा है कि 2050 से 70 के दरमियान जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसके बाद है जी एसिड रेन, हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है इसमें वो एसिड रेन है। एसिड रेन से क्या मुराद है? प्रेसिपिटेशन, ऐसी बारिश, ऐसा पानी का गिरना या पानी किसी की सूरत में ऐसा पानी गिरना जिसका पीएच जो है वो 5.2 से कम हो। वो पानी जो है वो तेजाबी हो जाएगा पानी। तो फिर उसमें क्या, ये किस वजह से होता है? ये सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से इस तरह होता है। ठीक है, और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं NO या NO2 की वजह से, ये जब बढ़ जाते हैं तो पानी जो है वो एसिडिक हो जाता है। तो रिजल्टेंटली क्या होता है, जो इन्वायरमेंट में जो बारिश होती है वो इन दोनों से, एक साइड से मिलके जब बारिश नीचे गिरती है तो वो तेजाबी पानी होता है। फिर उससे क्या होता है, ट्रीज को नुकसान पहुंचता है, पत्ते जल जाते हैं, दरख्त जल जाते हैं, वेजिटेशन को मुतासर मुतासर होती है, हमारी फसलें जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं। और इसी तरह एयर पोल्यूशन में एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करता है ये एसिड रेन। और इसी तरह जो बिल्डिंग्स हैं, जो मार्बल की बिल्डिंग्स हैं, जब वहाँ पर ऐसी बारिश जो कि एसिडिक होती है जब होती है तो फिर क्या होता है, जो मार्बल की बिल्डिंग, जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं वो डिटेरियोरेशन होती है उनकी, वो ख़राब हो जाती हैं। जैसा कि ताजमहल जो है वो काफ़ी तेज़ी से जो है वो ख़राब हो रहा है। तो दिस वाज ऑल अबाउट हमारे पास क्लाइमेट चेंज। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फूड साइंस। फूड साइंस, यस। बैलेंस डाइट का क्या मतलब है? बैलेंस डाइट प्रोवाइड्स ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स फॉर ओवरऑल हेल्थ एंड लॉन्ग लाइफ। हमें पता है कि हमारे जिस्म को मुख्तलिफ चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसे विटामिन भी चाहिए, मिनरल भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, फैट्स भी चाहिए। इन सब चीज़ों की एक इतदाल में रहते हुए क्वांटिटी जो है वो ज़रूरी है। आप लोगों को स्क्रीन शेयर हुई हुई नज़र आ रही है फूड साइंस की? यस सर। अच्छा, मेरे पास जो फ़ोन है इस पे तो वो क्योटो प्रोटोकॉल शो हो रहा है, वो तो नज़र ही नहीं आ रही फूड साइंस की। नहीं सर, फूड साइंस नजर आ रहा है। चलो ठीक है, थैंक यू। यस सर, क्लियर। फूड साइंस में जो हमारे पास सबसे बड़ी चीज़ है बैलेंस डाइट है। हमारी जिस्म को बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक है, और उसके लिए अगर ये चीज़ें हर चीज़ हमें प्रॉपर रिक्वायरमेंट में ना मिलें तो हार्ट डिजीज हो सकती है, कैंसर, डायबिटीज और दूसरी हेल्थ इश्यूज जो हैं वो बन सकते हैं। ठीक है, तो बैलेंस डाइट में फिर क्या होना चाहिए, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? ठीक है, देयर आर 7 एसेंशियल फैक्टर्स ऑफ अ बैलेंस डाइट: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, फाइबर्स, विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर। ये सब चीज़ें 7 जो हैं बुनियादी चीज़ें जो हैं हमारी डाइट में शामिल होनी चाहिए। दैट वुड बी द बैलेंस डाइट। कार्बोहाइड्रेट जो है ये मेन सोर्स है एनर्जी का। ये हेल्प करते हैं, ब्रेन को फ्यूल करते हैं, किडनीज, हार्ट, मसल्स एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। प्रोटीन्स हैं, एवरी सेल इन द ह्यूमन बॉडी कंटेन्स प्रोटीन, हमारे तमाम सेल्स में प्रोटीन होता है। ठीक है, बेसिकली ये चेन होती है अमाइनो एसिड की। ये काफ़ी दफ़ा क्वेश्चन आया है, आ सकता है ये कि प्रोटीन क्या होती हैं, ये अमाइनो एसिड से बने होते हैं। ठीक है,
हमारे जो आपको पता है हमारे सेल जो हैं वो मुसलसल टूट फूट का शिकार होते रहते हैं और एक मुकर्ररा मुद्दत के बाद जो हमारे सेल जो है नहीं बनते हैं, तो इनके लिए ज़रूरी है कि हम प्रोटीन लें, ठीक है। और इसी तरह डेवलपमेंट जो बच्चों में होती है, टीन्स में और प्रेग्नेंट वूमेन में, इनमें ये ज़रूरत होती है इनको प्रोटीन्स की। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फैट्स। डाइटरी फैट्स आर एसेंशियल टू गिव योर बॉडी एनर्जी एंड सपोर्ट सेल फंक्शन, ठीक है। ये फैट्स वैसे भी आपको पता है कि हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं। जिन लोगों के चर्बी नहीं होती, जिसमें में बिल्कुल भी फैट्स का कंटेंट ना होने के बराबर होता है या नहीं होता, ना होना तो खैर नहीं पॉसिबल, जब कम होता है उनको फिर विटामिन्स का, हार्मोन्स का, दूसरी तरह जो इश्यूज जो है उनके बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फाइबर है, डाइटरी फाइबर जो है it is also very important. It increases the weight and size of your stool और and softens it। और इस डायरिया और कॉन्स्टिपेशन दोनों में जो फाइबर जो है वो इसका इस्तेमाल जो है वो फ़ायदेमंद होता है। फाइबर के बगैर जब हम डाइट लेना शुरू कर देते हैं तो उससे कॉन्स्टिपेशन जैसे मराइज़ और मद्दे मैदे के दूसरे मसाइल जो हैं बनना शुरू हो जाते हैं। यही वजह है कि अमूमन जो बड़ी उम्र के जो अफराद होते हैं उनको फाइबर बेस्ड जो डाइट है वो ज़्यादा दी जाती है ताकि उनको ऐसे इस तरह के इश्यूज ना हो। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वाइटामिन वाइटल है हमारे लिए, ठीक है। अगरचे ये बहुत थोड़ी मिकदार में चाहिए होते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें एनर्जी नहीं होती, लेकिन ये ना एनर्जी की जो प्रोसेसिंग है उसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं मिनरल्स। ये हमारी बोन्स, मसल, हार्ट और ब्रेन के लिए ज़रूरी होते हैं। इसमें दो तरह के मिनरल होते हैं, मैक्रो और ट्रेस मिनरल्स। ये हम आगे जाके देखते हैं इंशाल्लाह अभी। वाटर है उसके बाद हमारे पास। ये हमारा पानी जब तक नहीं पियेंगे तब तक लाइफ का सरवाइव करना जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। लुब्रिकेट करता है कौन और कुशन करता है जॉइंट्स को। हमारे जो जॉइंट्स हैं वो अच्छी तरह से चलते हैं तभी जब लुब्रिकेशन होती है। इसी तरह हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है उसकी जो उसको प्रोटेक्ट करते हैं, सेंसिटिव टिश्यूज को करते हैं। और पानी पीते हैं तो हमारे जो जिस्म से वेस्ट हैं यूरिन की फॉर्म में निकलती हैं। और पर्सपायरेशन और बाउल मूवमेंट्स जो हैं वो भी पानी के साथ ही होती हैं। पानी की एब्सेंस में सब चीज़ें होना नामुमकिन है। बायोमॉलिक्यूल्स हमारे पास अगर हम देखें तो क्या होते हैं, आल्सो कॉल्ड बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। Any of the numerous substances that are produced by cells and living organisms। और ये बेसिकली ये इनकी 4 टाइप्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं? ये की सोर्स ऑफ एनर्जी। ये इम्पोर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट्स का पूछ सकता है वो कि कितनी कैलोरीज होती हैं पर ग्राम में, तो इट इज़ 3.9 कैलोरीज पर ग्राम। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, हाँ ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। यूजुअली हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रेशियो जो होती है कार्बोहाइड्रेट्स में 2:1 होती है। इसमें एम्पिरिकल फार्मूला इसका CmH2ON, यानी M और N की वैल्यू चेंज होती रहती है लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर यही होता है। क्लासिफिकेशन अगर हम करें कार्बोहाइड्रेट्स की तो इसकी मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स, ये सारी जो हैं ये इसकी टाइप्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। आई एम सॉरी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन नहीं इसकी मैं चेक कर पाया, लेकिन इसकी 4 जो टाइप्स हैं वो बेसिकली वो आपके सामने दी हुई हैं। मोनोसेक्राइड से मुराद हैं दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर एंड कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स, जो मतलब मजीद जो उनको सिंपल नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये सिंपल शुगर्स होती हैं, मोनोसेक्राइड्स होती हैं। और ये कहाँ पर होती हैं? ग्रेप्स में और हनी में नजर आती हैं। शहद और जो अंगूर होते हैं ये किसकी एग्जांपल है? मोनोसेक्राइड्स की, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि 3 ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिंपल शुगर, ग्लूकोज, जिसको हम डेक्स्ट्रोज और ग्रेप शुगर या कॉर्न शुगर भी कहते हैं, फ्रुक्टोज ये फ्रूट शुगर, और ग्लैक्टोज। इनका मॉलिक्यूल जो फार्मूला होता है सेम होता है, ठीक है। लेकिन स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट जो है वो मुख्तलिफ होती हैं, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? आइसोमर्स भी कहते हैं। जिनका फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो अरेंजमेंट डिफरेंट हो, उसको हम क्या कहते हैं? आइसोमर्स। तो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज ये तीनों सिंपल शुगर्स हैं, तीनों क्या है? मोनोसेक्राइड्स हैं, ठीक है। उसके बाद डाइसेक्राइड्स हैं, 2 मॉलिक्यूल, डाई का मतलब 2 हो गया, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सिंपल शुगर दैट आर लिंक्ड टू फॉर्म ईच अदर फॉर्म अ डाइसेक्राइड, डबल शुगर। इसको हम डबल शुगर भी कहते हैं, डाई डबल, ठीक है।
जो टेबल शुगर होती है, हम जो आम घरों में चीनी इस्तेमाल करते हैं, ये ठीक है, और ये शुगर बीट्स और केन शुगर, ये सारी किसकी एग्जांपल हैं? डाइसैकराइड्स की। मिल्क शुगर, लैक्टोज, माल्टोज आर आल्सो डाइसैकराइड। दूध में जो लैक्टोज होता है या माल्टोज होता है, ठीक है, ये किसकी एग्जांपल हैं? डाइसैकराइड्स की। ओलिगोसैकराइड्स हैं, ये आमतौर पर नहीं पाई जाती, कुछ प्लांट्स में बस होती हैं, लेकिन बहरहाल ये 3 to 6 इसमें मोनोसैकराइड्स यूनिट्स होते हैं। उसके बाद पॉलीसैकराइड्स हैं, यानी कि बहुत सारी शुगर जो है इकट्ठी, जो उनको मिलाया जाए तो फिर ये पॉलीसैकराइड हो जाती हैं, ठीक है। और इसमें 10,000 तक भी हो सकते हैं। और इसकी एग्जांपल जो है वो स्टार्च है। स्टार्च में जो है, अगर हम देखें कि स्टार्च किन चीज़ों में होती है, तो सीड्स, रूट्स, स्टेम्स, ठीक है, इसमें स्टार्च में नजर आती है। तो इसमें क्या होती है? पॉलीसैकराइड्स। फंक्शन क्या होता है कार्बोहाइड्रेट्स का? ये प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, और ब्रेन्स प्रीफर्ड एनर्जी सोर्स, ब्रेन की जो एनर्जी सोर्स जो प्रेफरेंस होती है। दैट्स वाई इसको, कार्बोहाइड्रेट्स को बिल्कुल छोड़ देना ये गलती है। इतदाल पसंदी में रहना चाहिए, और कार्बोहाइड्रेट्स का एक रीजनेबल इंटेक जो है वो लाजमी है। ये स्टोर्ड एनर्जी भी होती है, हमारे लिवर में और मसल्स में ये स्टोर हो सकती है, ये कार्बोहाइड्रेट्स की, और मसल्स की ग्रोथ को भी सपोर्ट करते हैं। इसी तरह फाइबर जो है, हमने देखा, ये कार्बोहाइड्रेट की एग्जांपल है। सोर्सेज क्या है इसके कार्बोहाइड्रेट्स के? ग्रेन्स, ये अब डिटेल से देख लीजिएगा, टाइम शॉर्ट है इसलिए मैं आपको मजीद नहीं पढ़ रहा। ग्रेन्स में ब्रेड, नूडल्स, पास्ता वगैरह, और फ्रूट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स, लेग्यूम्स, स्नैक फूड्स, स्टार्ची वेजिटेबल, ये सब किसके सोर्स हैं? कार्बोहाइड्रेट्स के। उसके बाद है जी प्रोटीन्स। प्रोटीन्स में क्या आ जाता है? ये अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, और इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होते हैं, और नाइट्रोजन, कभी कभी सल्फर और फास्फोरस भी होते हैं। मोस्ट बेसिक एंड इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। हाँ, इसमें मेटाबॉलिज्म, मूवमेंट, डिफेंस, सेलुलर कम्युनिकेशन, सब में जो है प्रोटीन्स हेल्प करते हैं। और इसेंशियल जो अमाइनो एसिड हैं ये बॉडी से नहीं बना सकते, दैट्स वाई हमें लेने ही पड़ते हैं, ठीक है। और नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड जो है ये बनता है बॉडी में, लेकिन ये वैसे भी इसे इंटेक भी कर सकते हैं हम। 9 of 20 अमाइनो एसिड नीडेड बाय adults आर एसेंशियल, यानी 9 अमाइनो एसिड ऐसे हैं, 9 प्रोटीन की इकसाम ऐसी हैं जो हमारी बॉडी नहीं बनाती, और हमें वो उसका थ्रू फूड जो है उसका इंटेक करना पड़ता है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, इसमें 4 तरह की प्रोटीन हैं, अगर हम ये देख पाएं। प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रक्चर है, सीक्वेंस ऑफ अ चेन ऑफ अमाइनो एसिड। सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर, फिर टर्शरी है, फिर क्वार्टरनरी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सोर्स ऑफ प्रोटीन क्या है? फिश, सी फूड, स्किनलेस, व्हाइट मीट, पोल्ट्री, लीन बीफ, स्किम और लो फैट मिल्क। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर में इसमें से काफी कंटेंट आता है, लिहाजा इसको अच्छी तरह देखिएगा। प्रोटीन के सोर्स क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट के सोर्स क्या हैं, ये इसको तरह देख लीजिएगा आप लोग। इसमें साथ में मैंने एक वो इमेज भी ऐड कर दिया, इसमें प्लांट सोर्स क्या है और एनिमल सोर्स क्या है प्रोटीन्स का। लिपिड्स, फैट्स एंड ऑयल्स, ठीक है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें फैट्स, ऑयल, हार्मोन्स और सर्टेन कंपोनेंट्स होते हैं मेम्ब्रेन के। अच्छा, ये लिपिड जो हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, लिहाजा ये पानी में डिसॉल्व नहीं होते, लेकिन इन और यानी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में होते हैं। और इसमें कैलोरीज कितनी होती हैं? ऊपर हमने देखा था 3.9, अभी 9 कैलोरीज हैं ऑयल्स में, जो पर ग्राम है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी जो है वो इसका मतलब है फिर लिपिड्स में ही होती है पर ग्राम। अगर हम देखें ना, तो सबसे ज्यादा किस में होती है? लिपिड्स में। कुछ लिपिड जो हैं वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, लाइक बटर, जिसको हम फैट्स कहते हैं। कुछ जो हैं वो लिपिड जो हैं वो लिक्विड होते हैं, लाइक वेजिटेबल ऑयल, जिसको हम ऑयल्स कहते हैं। तो लिपिड्स प्राइमरीली अगर हम देखा जाए तो लिपिड्स में फैट्स और ऑयल दोनों चीजें शामिल हैं। टाइप्स ऑफ लिपिड, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, इसको जरूर अच्छे से देखिएगा आप लोग। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और ट्रांस फैट है, ठीक है। सैचुरेटेड में डबल बॉन्ड नहीं होता और स्ट्रेट स्ट्रक्चर होता है। इसमें ये कंटेंट आपके अपनी इंफॉर्मेशन के लिए जरूर आपने देख लेना है। इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो टाइप्स ऑफ लिपिड, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और ट्रांस फैट।
ठीक है। आगे फिर सैचुरेटेड जो है मोनोसैचुरेटेड और पॉलीसैचुरेटेड है। इसमें क्वेश्चन के एतबार से अगर हम देखा जाए तो ये जो इसका जो स्ट्रक्चर है वो शायद ना पूछे वो आपसे, लेकिन ये पूछ सकता है वो कि सैचुरेटेड, मोनोसैचुरेटेड और पॉलीसैचुरेटेड, ये इसके आगे 2 एग्जांपल वो किसी वाई में पूछ सकता है वो। इसी तरह सोर्स में वो ये पूछ सकता है लाइक हाँ, वो कह सकता है ऑलिव ऑयल जो है वो अनसैचुरेटेड है या सैचुरेटेड है। तो सैचुरेटेड जो है वो उसमें घी वगैरह ही आते हैं और ट्रांस फैट में आते हैं घी वगैरह। ऑयल जो है वो मोनोसैचुरेटेड में ही, सॉरी अनसैचुरेटेड में ही आएंगे। तो इसमें आगे हम थोड़ा देख लेते हैं ब्रीफली इसको। एक इंपॉर्टेंट डायग्राम थी इसलिए मैंने ऐड कर दी इसमें। Saturated, all saturated fat is the fat which the fatty acid all have single bond, single होता है इसमें, maximum number of hydrogen bonded। इसमें आगे कुछ चीजें इंपॉर्टेंट थी वो मैं आपसे शेयर करता हूँ अभी, जस्ट अ मिनट। हाँ वो नीचे है। हाँ इसमें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ऊपर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम आगे हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। एक तो इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है, कलरलेस ऑर्डर अच्छे होते हैं, एनर्जी रिच होते हैं, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, एकेटोन वगैरह। उसके बाद आ जाता है फंक्शन इसके क्या है, स्टोरिंग एंड प्रोवाइडिंग एनर्जी, केमिकल मैसेंजर, कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन, regulating body temperature, membrane lipid layer formation, cushion delicate internal organs such as heart। हमारा दिल जो है उसके दाएं बाएं जो है वो काफी आगे पीछे उसके ये लिपिड्स हैं ताकि वो सेफ रहे अंदर। उसके बाद है जी हमारे पास कोलेस्ट्रॉल, वैक्सी फैट लाइक सब्सटेंस मेड इन द लिवर एंड फाउंड इन द ब्लड एंड ऑल सेल्स, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कोलेस्ट्रॉल, हम कहते हैं कि बुरा होता है, इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर गुड हेल्थ। और ये सेल वॉल बनाने के लिए, टिश्यू हार्मोन, विटामिन डी और बाइल एसिड, इन सब चीज़ों के लिए कोलेस्ट्रॉल ज़रूरी है। आगे इसका लिंक है स्ट्रोक और हार्ट अटैक के साथ। जब शरेयान वगैरह में जो दिल की तरफ अगर जो जा रही है शरेयान, उसमें अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तो हार्ट अटैक हो सकता है। और जो दिमाग को जो फीड करती है ब्लड लाइन, अगर उसमें कोई अगर कोलेस्ट्रॉल अड़ जाए, फंस जाए, उसमें रुक जाए, बस्ट हो जाए, तो फिर स्ट्रोक हो जाता है, खुदा ना खास्ता। तो दैट्स वाई कोलेस्ट्रॉल जो है एक ऑप्टिमम लेवल पे ही होना चाहिए, और एक ये रेगुलर चेक करवाने वाली चीज़ है, खास तौर पे जो 40 या 50 प्लस में जो एज हो जाती है उनको एक ये लाजमी इसका जो है वो टेक केयर करनी चाहिए। उसके बाद एच डी एल 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 डी एल का नाम सुना होगा आपने। एच डी एल हेल्प्स रिमूविंग एल डी एल फ्रॉम आर्टरीज, ये है हाई डेंसिटी लिपिड्स हैं, ठीक है, और इट इज़ हेल्थी, एच फॉर हेल्थी कह लें आप। जो एलडीएल है ये लो डेंसिटी लिपिड्स हैं, कंट्रीब्यूट्स टू प्लेक्स। प्लेक्स से मुराद वो जो रुकावट है ना जो आती है जो नालियों में, वो है ये। विटामिन्स एंड मिनरल्स की अगर हम बात करें नेक्स्ट हम तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी टू कैरी आउट रेंज ऑफ नॉर्मल फंक्शंस। तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, हमारी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होते, हमें लेने पड़ते हैं। हम देख रहे थे विटामिन और मिनरल, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो नॉर्मल फंक्शन की बॉडी के लिए बड़े ज़रूरी होते हैं, हमारी बॉडी में ये प्रोड्यूस नहीं होते। और ये 2 तरह के होते हैं, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। और इसमें अगर हम देखें तो जो वाटर सॉल्युबल होते हैं ये बी और सी हैं, और फैट सॉल्युबल जो है ए डी ई के, एडेक। याद करने के लिए सिर्फ बता रहा हूँ मैं, एडेक जो लफ्ज़ जो है एक वो निमोनिक कह लें आप, इसका वो बन जाता है एडिक। इन दोनों को आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा है कि फैट सॉल्युबल कौन से हैं, या बी का पूछ लेगा वो कि इज़ इट वाटर सॉल्युबल, या पूछ लेगा इनमें से कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विटामिन विच आर फैट सॉल्युबल विटामिन, ठीक है। तो उसमें 3-4-5 ऑप्शन दिए, 3-4 ऑप्शन दिए होंगे इसमें फिर। तो इसमें फैट सॉल्युबल ये हैं और वाटर सॉल्युबल बी और सी है। यही वजह है विटामिन डी का, जब डॉक्टर कोई प्रेस्क्राइब करते हैं तो यूजुअली वो आपको मिल्क के साथ जब कहते हैं लें तो उसमें फैट्स होते हैं मिल्क में, दैट्स वाई वो आपको रिकमेंड करते हैं। उसके बाद है जी ये बोन्स और जख्मों को हील अप करने के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए, और फिर फूड को एनर्जी में करने के लिए, सेलुलर डैमेज को रिपेयर करने के लिए ये ज़रूरी होते हैं। ये एक चार्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, इसको आपने ख़ास तौर पे देखना है। मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक हर क्वेश्चन पेपर में यूजुअली 1-2 क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं, ठीक है। विटामिन ए से वो पूछ लेता है कि कौन सी बीमारी है जो नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होती है, कौन सी डिजीज जो है वो इससे होती है।
तो उसमें एक ऑप्शन हो सकता है एरिया और नाइट ब्लाइंडनेस, या वो पूछ सकता है कि नाइट ब्लाइंडनेस इज कास्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए बी सी डी, जो भी आगे पूछे। आगे फूड सोर्सेज भी दिए हुए इसके कि विटामिन का सोर्स क्या है, विटामिन B2 B3 एंड सो ऑन। इसका केमिकल नेम भी फिर आगे ये भी पूछ सकता है आपको, विटामिन B8 ये और क्या नाम है, या फॉलिक एसिड इनमें से किसको कहते हैं, विटामिन B5 6 7 8 कौन सा है फॉलिक एसिड, ठीक है। और ये भी पूछ सकता है कि विटामिन फॉलिक एसिड का सोर्स क्या है, तो फिर आपको ये बताना होगा, ठीक है। और एसॉर्बिक एसिड, ये कई दफा क्वेश्चन आया है, एसॉर्बिक एसिड किसे कहा जाता है। कोलिकैल्सिफेरॉल जो है ये विटामिन डी है, ठीक है। और ये इसकी डेफिशिएंसी से रिकेट्स होता है, ओस्टियोआर्थराइटिस भी होता है इसमें से, मतलब हड्डियों की जो बीमारियां होती हैं वो इससे कमज़ोर होने की, वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होती हैं। विटामिन के है, इसकी डेफिशिएंसी के बारे में कई दफ़ा पूछा है उसने, इसके सोर्स भी पूछ सकता है वो आपसे। तो दिस वाज ऑल अबाउट विटामिन्स। हम आगे चलते हैं डाइटरी मिनरल्स के बारे में। मेजर एलिमेंट्स इसमें इसमें दो तरह के हैं, मेजर या मैक्रो और ट्रेस एलिमेंट्स। लार्जर अमाउंट जिनकी चाहिए होती हैं उसको हम मैक्रो कहते हैं, और जिनकी थोड़ी अमाउंट चाहिए होती है उसको हम ट्रेस एलिमेंट्स कहते हैं। मैक्रो में आ जाता है हमारे पास कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड एंड सल्फर। और ट्रेस एलिमेंट में हमारे पास चाहिए होता है आयरन, मैंगनीज, कॉपर, आयरन, जिंक, कोबाल्ट, फ्लोराइड एंड सेलेनियम। मिनरल का चार्ट भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया यहाँ पर, कैल्शियम किस चीज़ के लिए चाहिए और इसका सोर्स क्या है, ठीक है। इसी तरह मैग्नीशियम, फास्फोरस एंड सो ऑन, इसको आपने खास तौर पर देख लेना, आपने ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या है, ये कैटलिस्ट के तौर पे ये एक्ट करते हैं, ऐसा सब्सटेंस जो कैटलिस्ट के तौर पे काम करे, यानी खुद नहीं वो चेंज होते लेकिन उस अमल को तेज कर देते हैं। यानी कहीं लड़ाई हो रही हो तो एक बंदा खुद लड़ाई में हिस्सा ना ले, लेकिन उनको ऐसा प्रवोक करे कि लड़ाई तेज हो जाए, तो वो उसे हम क्या कहेंगे कि एंजाइम है वो। ये एक वैसे याद रखने के लिए सिर्फ कह रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर एंजाइम जो ऐसी सब्सटेंस है वो खुद हिस्सा नहीं लेते केमिकल एक्शन में, लेकिन वो उसको तेज कर देते हैं, ठीक है। मेटाबॉलिज्म को ये तेज करते हैं एंजाइम, डाइजेशन ऑफ फूड है फॉर एग्जांपल इसमें, ठीक है। इसमें उसमें भी इनका रोल है। बहुत सी इनहेरिटेड जो ह्यूमन डिजीज हैं, एल्बिनिज्म, और इसी तरह ये एक और डिजीज का नाम लिखा हुआ है इसमें, पर्टिकुलर एंजाइम जो है वो जब कम हो जाते हैं तो उसकी वजह से ये जो है डिजीज जो है वो बनती हैं। तो चूंकि हमारी बॉडी में सारे केमिकल रिएक्शन ही हो रहे होते हैं, तो उनकी एक ख़ास स्पीड चाहिए, एक ख़ास उनकी परफॉर्मेंस चाहिए, उनके लिए एंजाइम जो है वो ज़रूरी हैं। और ये सारे एंजाइम जो हैं ये प्रोटीनस होते हैं, यानी सारे प्रोटीन के बने होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी बात करें, डाइजेस्टिव एंजाइम, ये एक हमारा वो एक इम्पोर्टेंट है। इसी तरह जो पेप्सिन एंजाइम है, आपने नाम सुना होगा पेप्सी और पेप्सिन से, पेप्सिन ये क्रिटिकल कंपोनेंट है गैस्ट्रिक जूसेस को बनाने के लिए। इस तरह एमालाइज है, ये सलाइवा में होता है, ये थूक के अंदर, यानी स्टार्च को शुगर में बदलता है, ठीक है। इस यही वजह है कि हम कहते हैं कि हम लिप्स से ही डाइजेशन का जो अमल शुरू हो जाता है। इसी तरह मेडिसिन में जो थ्रोम्बिन होता है, ये वाउंड हीलिंग के लिए, जो कहते हैं ना बड़ी जल्दी जख्म, किसी का खुदा ना खासा ज़्यादा जख्म हो जाए, उसको ऐसे ही इंजेक्शन लगाया जाता है या दवाई लगाई जाती है कि फ़ौरन जख्म हील हो जाता है, तो उसमें एंजाइम थ्रोम्बिन यूज़ होता है। इसी तरह कुछ एंजाइम जो हैं वो सर्टेन डिजीज़ में भी इस्तेमाल होते हैं, उनको डायग्नोस करने में, बैक्टीरिया को किल करने के लिए भी यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये सब एंजाइम के रोल हैं, ये आप देख लीजिएगा। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी है एंजाइम की, सेलुलोज जो यूज़ होता है बायोफ्यूल बनाने के लिए, एमिडेज केमिकल इंडस्ट्री में यूज़ होता है, ठीक है। इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म के और एंजाइम हैं जो फूड इंडस्ट्री में या दूसरी तीसरी इंडस्ट्री में या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं। आगे हम बात करेंगे फूड एडिटिव्स की। फूड एडिटिव से क्या मुराद है, एनी ऑफ द वेरियस केमिकल सब्सटेंसेस एडेड टू फूड टू प्रोड्यूस स्पेसिफिक डिजायरेबल इफेक्ट्स, यानी कि ऐसी चीज़ें जो हम फूड के अंदर शामिल करते हैं ताकि हम ख़ास उस पर कोई उनका इम्पैक्ट ले सकें, ख़ास टेस्ट ले सकें, इफेक्ट ले सकें। तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें होंगी, जनरली 4 कैटेगरीज होती हैं जिसमें फूड एडिटिव लाई करते हैं। न्यूट्रिशनल एडिटिव होते हैं, प्रोसेसिंग एजेंट होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, सेंसरी एजेंट्स होते हैं। इसको हम ब्रीफली देख लेते हैं। हम न्यूट्रिशनल एडिटिव्स होते हैं जो हम उसमें जिस तरह ऐड करते हैं, किसी फूड में कोई न्यूट्रिशन ऐड करते हैं, लाइक आप घी ऑयल वगैरह में देखें तो उसमें लिखा होता है विटामिन डी के साथ
या कुछ जगहों पर विटामिन सी साथ लिखा होगा जूसेस वगैरह में विटामिन सी वगैरह, तो वो एडिटिव जो है वो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को इन्हांस करने के लिए। इसी तरह प्रोसेसिंग के लिए कुछ होते हैं, लाइक आइसक्रीम वगैरह और मायोनीज में और बेकरी की प्रोडक्ट्स में कुछ यूज होते हैं एडिटिव, लाइक ये लेसिथिन है, ठीक है, ये एमल्सिफाइंग के लिए होता है, यानी उसमें फैट्स और जो वाटर को जो है ऐसे खूबसूरत तरीके से वो करता है कि वो हमें अपील करती है। अदरवाइज आपको पता है पानी के अंदर अगर घी रखा जाए तो उसमें कैसे तैरता है, वो अजीब सी कंडीशन होती है। इन दोनों को एक यूनिफॉर्म कंडीशन में लाने के लिए, इमल्सिफाई करने के लिए वो फिर ये केमिकल जो है वो यूज़ करते हैं हम। इसी तरह फ्रोजन डिजर्ट्स में और कन्फेक्शंस, पुडिंग मिक्सेस, जैम, जेलीज में इसमें हम मुख्तलिफ किस्म की और चीज़ें यूज़ करते हैं। जिलेटिन है, पैक्टिन है, आटे में हम पोटेशियम ब्रोमेट यूज़ करते हैं, फ्रूट जूसेस वगैरह में बेंटोनाइट, प्रोटीन वगैरह यूज़ करते हैं ताकि वो क्लियर हों बिल्कुल। तो इस तरह से हम मुख्तलिफ एडिटिव यूज़ करते हैं। तो हमारे पास जो दूसरा था प्रोसेसिंग एजेंट था, पहला न्यूट्रिशनल एडिटिव, दूसरा प्रोसेसिंग एजेंट, तीसरा है प्रिजर्वेटिव्स, ताकि हम फूड को सेव कर सकें। तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट है और एंटी माइक्रोबियल हैं। एंटीऑक्सीडेंट हैं वो फूड की डिटेरियोरेशन को रोकता है ये भी, और इसी तरह जो एंटी माइक्रोबियल है वो उसमें कोई ऐसे जर्म्स वगैरह पैदा ना हो, जल्दी खराब ना हो, वो इसलिए यूज करते हैं। फिर सेंसरी एजेंट्स हैं, जिस तरह हम बिरयानी वगैरह में रंग डालते हैं, इसी तरह जूस वगैरह में रंग डलता है खाने वाला, सिंथेटिक नेचुरल भी होता है, सिंथेटिक भी होता है। फ्लेवरिंग्स हैं, स्वीटनर्स हैं, जिस तरह हमारा फ्लेवर है वनीला का, और ये जेलीज, जैम जेलीज में मुख्तलिफ किस्म के फ्लेवर आते हैं हमारे पास। ये सब चीज़ें जो है एडिटिव में आती हैं। तो हमारे पास फूड एडिटिव में चार मेजर कैटेगरीज थी: न्यूट्रिशनल, प्रोसेसिंग, प्रिजर्वेटिव्स और सेंसरी एजेंट्स। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट जो है ये फ्री रेडिकल्स जो होते हैं हमारी बॉडी से इनको निकालने के लिए होते हैं। इसमें असल में फ्री रेडिकल are compounds that can cause harm if their levels become too high in our body। फ्री रेडिकल जो होते हैं जिसमें कुछ इलेक्ट्रॉन उसमें इजाफी होते हैं, होता ये है कि इसमें ये इसके अगर ये ज़्यादा हो जाए तो डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ और कैंसर वगैरह होने का ख़तरा होता है। और ये अपना जो डिफेंस है, इम्यूनिटी, उसको उसके लिए भी जो है वो काफ़ी ख़तरनाक हो जाते हैं। हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं यूजुअली फूड में, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में और प्लांट बेस्ड जो फूड होती है, होल फूड्स, उसमें वो शामिल होते हैं, ठीक है। इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के विटामिन सी, ई आर इफेक्टिव एंटीऑक्सीडेंट्स। इसी तरह एंटीऑक्सीडेंट जो है और प्रिजर्वेटिव जो है ये फूड की शेल्फ लाइफ इंक्रीज करने के लिए भी काम करते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट वैसे तो हमारे लिए ज़रूरी भी होते हैं, लेकिन बहरहाल इसकी एक्सेस जो है वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। डाइटरी एंटीऑक्सीडेंट में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं? विटामिन सी, विटामिन ई, फ्लेवोनोइड, टर्मेरिक यानी हल्दी, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, ये सब चीज़ें जो हैं ये एंटीऑक्सीडेंट में आती हैं। और एक्सेसिव फ्री रेडिकल से क्या हो सकता है? ब्लाइंडनेस, आर्थराइटिस, डैमेज टू नर्व सेल, एक्सेलरेशन ऑफ एजिंग प्रोसेस, इंक्रीज रिस्क ऑफ कोरोनरी हार्ट डिसीज और सर्टेन कैंसर्स। हमारे पास गालिबन लास्ट टॉपिक है ये, फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन, मेजर काजेज ऑफ फूड डिटेरियोरेशन। क्या है हमारे पास, किस चीज़ों से लाइट फूड जो है ख़राब होती है? लाइट, ऑक्सीजन, हीट, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, स्पॉयलेज बैक्टीरिया, इंसेक्ट्स, रोडेंट्स, पैरासाइट्स एंड अदर क्रिएचर्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और फूड को प्रिजर्व करने के लिए हम क्या क्या तरीके इस्तेमाल करते हैं? ड्राइंग, हीटिंग, कोल्ड, शुगर एंड साल्ट। शुगर एंड साल्ट जिस तरह हम मुरब्बा बनाते हैं या अचार बनाते हैं, उसमें हम चीनी या नमक डालते हैं। एसिड, स्मोक, एटमॉस्फेयर कंपोजिशन, केमिकल्स, रेडिएशन, इनसे हम जो है वो सेव कर सकते हैं। लास्ट में मेरे ख्याल से फूड अडल्ट्रेशन है। यस, ये प्रैक्टिस है किस चीज़ की? फूड को कंटेमिनेट जो होती है उसको हम कहते हैं कि अडल्ट्रेशन हो गई है, ये इसमें मिलावट हो गई है, ठीक है। अडल्ट्रेशन जो है वो आर द सब्सटेंस और पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, यानी उसमें हम जो एडिशन करते हैं ना, मिलावट करते हैं, उसको हम अडल्ट्रेशन ही कहते हैं। इसमें सीरियल्स, पल्सेस, ग्रेन, मीट, वेजिटेबल वगैरह इसमें सारे आ जाते हैं। लाइक हम फ्रूट्स के लिए जो उसको पकाने के लिए हम वो केमिकल यूज़ करते हैं, वो भी गलत है। डीकम्पोज फ्रूट को, गले सड़े फल को सही के साथ मिलाना, और नेचुरल और केमिकल डाइज को शामिल करना ताकि कंज्यूमर को अच्छी लगें चीज़ें,
इसी तरह चावलों और गंदम के अंदर मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर हम कोई और चीज़ मिलाते हैं तो ये भी इसमें आ जाएगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट फूड साइंस फॉर नाउ। हम इसको यहाँ पर एंड करेंगे। इसमें हमने किए हैं 3 किए हैं हमने आज हमने इसमें इफ़ यू अलाउ मी तो मैं आपको क्विकली सिर्फ 3-4 मिनट में आपको ये एनर्जी वाला अगर करवा दूं तो हमारा कल का जो कंटेंट जो है वो ज़रा कम हो जाएगा हमारा। इसमें हमने मुख्तलिफ काइंड्स देखी, हमने काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी है। इसी तरह ये जो एनर्जी है वो मेजर की जाती है जॉल्स में। और काइनेटिक एनर्जी की हमने बात की थी कि कोई जो एनर्जी किसी की मोशन की वजह से जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी है, और जो पोजीशन की वजह से जो होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। गाड़ी अगर स्पीड में मूव कर रही है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। यही वजह है कि टकराती है जब नुकसान होता है तो इसीलिए होता है क्योंकि उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। और अगर किसी ऊंचाई पर गाड़ी खड़ी हुई है और वो ढलवान में स्लिप होकर खुद ही नीचे जाती है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी थी, इस वजह से वो मूव की। तो इसको मेजर करते हैं जॉल्स में। 7 जो मेजर फॉर्म्स एनर्जी की हम देख लेते हैं। मैकेनिकल एनर्जी इज एनर्जी ऑफ मूवमेंट, ठीक है। इट इज फाउंड इन ऑब्जेक्ट दैट आर मूविंग और हैव द पोटेंशियल टू मूव। केमिकल एनर्जी जो है ये स्टोर्ड इन बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स ऑफ द कंपाउंड्स। जब बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो उसमें जो है केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसमें इसकी एग्जांपल आप देख लें, लाइक पेट्रोल वगैरह या डीजल वगैरह या कोई और। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज एनर्जी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, उसकी वजह से एनर्जी होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो है ये इज एनर्जी दैट ट्रेवल्स थ्रू स्पेस एज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव्स। इन दोनों की शक्ल में जो मूव करती है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। इसी तरह हमारे वो कोई सेरेमनी जो लाइटें वगैरह लगी होती हैं किसी मुख्तलिफ सेरेमनीज वगैरह में, वो भी इसी की एग्जांपल। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और एक्सरेज और गैमा रेज, ये भी सारी किसकी एग्जांपल है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। फिर है जी थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी बेसिकली हीट एनर्जी को ही कहते हैं। मूविंग एटम्स जो होते हैं मैटर्स के, उसकी वजह से होती है ये। और इसमें अगर हम देखें आगे, साउंड एनर्जी है द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी दैट स्टार्ट्स विद द वाइब्रेशन इन मैटर। जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो वाइब्रेट कर रहे हैं, दैट्स वाई जो आवाज़ आ रही है। उसके बाद आगे है जी न्यूक्लियर एनर्जी। ये स्टोर्ड इन न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्सेस दैट होल्ड द न्यूक्लियस टुगेदर। जो न्यूक्लियाई ये न्यूक्लियस में होती है एटम के, और न्यूक्लियस को जो इकट्ठा करके रखती है उस स्ट्रॉन्ग फोर्स की वजह से होती है। द एनर्जी कैन बी रिलीज इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बाय स्प्लिटिंग न्यूक्लियाई अपार्ट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लास्ट चीज जो है, सेकंड लास्ट सॉरी, एनर्जी सोर्सेज हैं। ये इंपॉर्टेंट हैं, इसमें क्वेश्चन कई दफ़ा आया है इसमें से। रिन्यूएबल सोर्सेज कौन से होते हैं? द सोर्सेज व्हिच कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड इवन आफ्टर कंटिन्यूअस यूटिलाइजेशन और टर्म्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। लाइक सूरज से सोलर ले रहे हैं तो वो तो ऑलमोस्ट लामहदूद जैसी सूरत हाल है। धूप निकलती है, हम उससे एनर्जी ले लेते हैं, ना तो कमी हो रही किसी चीज़ में। हवा चलती है तो हवा से चलने वाली टरबाइन यूज़ होगी, उसमें कोई चीज़ हमारी खर्च नहीं हो रही। टाइडल एनर्जी है, लहरों से ले रहे हैं हम, लहरें आती जाती हैं, कोई चीज़ खर्च नहीं हो रही। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे हैं, द रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी इमीडिएटली रिप्लेस्ड वंस दे आर डिप्लीटेड आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो इमीडिएटली हम रिप्लेस नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें फॉसिल फ्यूल्स हैं सच एज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ये एकदम खर्च कर लें तो वो फौरी तौर पे हमारे नहीं मिलेंगे। ये तो लाखों हज़ारों साल पहले जो हमारे पास जो चीज़ें ज़मीन में दफन हुई थी उनसे ये बने हैं। बायोफ्यूल्स हैं हमारे पास, लास्ट टॉपिक है इसका। अनलाइक अदर रिन्यूएबल रिसोर्सेज, बायोमास जो है लिक्विड फ्यूल में जो है वो कन्वर्ट हो सकता है, जिसे हम बायोफ्यूल कहते हैं। इसे आसान लफ्ज़ों में बात करें तो फसलों से मुख्तलिफ पौधे उगाकर ऐसे, जिससे बाद में तेल पैदा करके उससे अगर हम फ्यूल बनाएं तो उसको हम बायोफ्यूल कहते हैं। टू मोस्ट कॉमन जो है वो इथेनॉल और बायोडीजल है। लेकिन इसके ना आप खुद इमेजिन करें, अगर लोग गंदम चावल की बजाय अगर पेट्रोल के लिए ये फसलें उगाना शुरू कर देंगे तो लोग तो भूखे मर जाएंगे। ये इतना कामयाब नहीं है, लेकिन बहरहाल पेपर में फिर भी पूछ सकता है कि इथेनॉल और बायोडीजल जो है किसकी एग्जांपल हैं। तो बेसिकली ये बायोफ्यूल की एग्जांपल हैं।